14 बिलियन साल पुराना हमारा अनंत यूनिवर्स, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज और अनगिनत प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी हम इंसानों ने जितनी खोज की है, अब तक हम पृथ्वी के बाहर किसी और तरह के जीवन का पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन क्या हम इंसान दूसरे ग्रहों पर जाकर वहां के जीवन को जानने के लिए तैयार भी हैं? क्या इंसान अपने होम प्लेनेट पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे एलियन प्लेनेट पर सर्वाइव भी कर पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। अब मूवी की शुरुआत अब तक के इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी स्पेस यात्राओं को दिखाते हुए होती है। कैसे हमेशा से इंसान दूसरे ग्रहों पर लाइफ को ही खोजते रहे, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद उन्हें कभी कोई सफलता नहीं मिली। शायद इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही इकलौते लाइफ फॉर्म हो। क्या पता सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पनपा हो, लेकिन ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और लाइफ कहाँ है? और इस सवाल का जवाब जब कभी भी मिलेगा तो वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन जाएगी। अब यहाँ से हम मैगेलन नाम के एक स्पेसशिप को देखते हैं, जो पिछले कई महीनों से एक स्पेशल मिशन पर निकला हुआ है। इस पूरे स्पेसशिप में सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट रोजर मिशन पर है। आज भी उसने हमेशा की तरह अपने मेन नासा बेस को रिपोर्ट दी कि उसने शिप के मॉनिटर्स में कुछ गड़बड़ी नोटिस की है। हालांकि अब नासा बेस से ऑफिसर रोजर को रिलैक्स करने को कहता है, क्योंकि वे बेस से ही एक एआई प्लगइन को रोजर के स्पेसशिप में इंस्टॉल कर रहे हैं और आगे के मिशन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी मदद किया करेगी। इस पर एस्ट्रोनॉट रोजर मजाक में कहता है कि सिस्टम में इतनी देर से चेंजेस करना कोई अच्छी बात नहीं है और वे इसके बारे में पृथ्वी पर उसकी पत्नी को ना बताएं, वरना वो डर जाएगी। लेकिन तभी रोजर के पास उसी की पत्नी एबिगेल का खुद फोन आ गया। अब उसे रोजर बताता है कि वो क्रायो स्लीप में सोने जा रहा है, जहां उसे अपनी पहली मंजिल यानी कि सैटर्न प्लेनेट के सबसे बड़े मून टाइटन तक जाने में 1.5 साल लगेंगे। तो वो पृथ्वी पर अपना ख्याल रखे। रोजर पृथ्वी पर अपनी पत्नी को छोड़कर आया था, जिसकी उसे बहुत याद भी आती है। लेकिन वो जिस मिशन पर निकला है उससे सब बदल जाएगा। वो अब क्रायो स्लीप में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर खाली स्पेस को देखता है। अब ये मिशन क्या है और ये इंसानों के लिए इतना खास क्यों है? कहानी यहाँ से पूरे 2.5 साल पास्ट में जाती है, जब रोजर और उसकी पत्नी एबिगेल पृथ्वी पर एक साथ थे और आज वे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से रोजर के पास नासा से फोन आ गया। उसे बताया गया कि उसे कल एक स्पेस मिशन की ब्रीफिंग में आना है और उसे खास मिशन के लिए चुना गया है। अब एबिगेल अपने पति के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि आखिरकार रोजर का सपना सच होने वाला था, वो स्पेस में उड़ने वाला है। अब अगले दिन मीटिंग में नासा का प्रोजेक्ट हेड बेकर रोजर को एक बहुत बड़ा राज खोलता है। दरअसल अब से 48 घंटे पहले उनकी नासा की टीम ने एक एलियन सिग्नल को डिटेक्ट किया है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी पल्स है जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर रिपीट हो रही है और इसी तरह के उन्होंने कुल मिलाकर 3 सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तीनों सिग्नल्स मिलकर एक परफेक्ट म्यूजिकल नोट बना रहे हैं, यानी कि ये सिग्नल्स अपने आप नहीं बल्कि इन्हें कोई इंटेलिजेंट लाइफ भेज रही है और इन्हें खास पृथ्वी की ओर भेजा गया है। जिसे सुनकर अब रोजर शौक में चला गया। उसे यकीन ही नहीं होता कि उनकी गैलेक्सी के दूसरे कोने से कोई एलियन लाइफ पृथ्वी वालों को सिग्नल भेज रहे हैं। तो वो सोचने लगा कि ये मिस्टीरियस सिग्नल्स आखिर आ कहां से रहे हैं, जिस पर बेकर उसे सब बताता है कि ये सभी सिग्नल्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अलग अलग प्लेनेट से आ रहे हैं। उनका पहला सिग्नल सैटर्न ग्रह के मून टाइटन से आया था, दूसरा नेपच्यून ग्रह के मून से और तीसरा ड्वार्फ प्लेनेट एरिस से आया है। यानी कि हमारे ही सोलर सिस्टम के 3 अलग अलग ग्रहों से ये सिग्नल्स आ रहे हैं। जिसके बाद अब नासा ने रोजर को ही स्पेशल मिशन पर भेजने के लिए चुना है, ताकि रोजर पता लगा सके कि अचानक से पृथ्वी पर इन 3 अलग अलग ग्रहों से सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं और इनका ओरिजिन क्या है। अब यूएस डिफेंस का सेक्रेटरी स्टीवर्ट रोजर को समझाता है कि उसका मिशन इन तीनों ग्रहों पर जाकर इन सिग्नल्स के सोर्स का पता लगाना और उनके सैंपल्स को कलेक्ट करना है। फिर हो सकता है कि रोजर एलियन लाइफ से संपर्क करने वाला पहला इंसान बन जाए। हालांकि उसने ये भी चेतावनी दी कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि सेम यही सिग्नल्स चाइना ने भी ट्रेस कर लिए हैं, तो इस पर वे भी अपना मिशन भेजेंगे। इसलिए उन्हें इस मिशन को चाइना से पहले पूरा करना होगा और तीनों ग्रहों पर चाइना से पहले पहुंचना होगा।
अब वैसे तो स्पेसशिप को लॉन्च करने का सही समय 8 साल के बाद आने वाला है, लेकिन इसे थोड़ा पहले एक कम आइडियल टाइम भी है, और वो है अब से पूरे 2.5 साल के बाद। उसी वक्त रोजर को अपने स्पेसशिप से मिशन को लॉन्च कर किसी भी कीमत पर चाइना को पीछे छोड़ना होगा। अब रोजर अपने इस पूरे मिशन की इम्पोर्टेंस और अपने रोल को अच्छी तरह से समझ गया। वहीं बेकर उसे बाकी इन्फॉर्मेशन देता है कैसे उसे इस मिशन के दौरान स्पेस में पूरे 10 साल बिताने होंगे और पृथ्वी और अपनी पत्नी एबिगेल से दूर रहना होगा। सो रोजर इस बारे में सोच समझकर फैसला ले कि उसे इस मिशन पर जाना भी है या नहीं। दरअसल इस पूरे मिशन के दौरान वो तो क्रायोस्लीप में चला जाएगा, जिससे उसकी 10 साल उम्र नहीं बढ़ेगी, जबकि उसकी पत्नी एबिगेल चूंकि पृथ्वी पर ही रहेगी तो उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी और वो अब से 10 साल के बाद ही रोजर को देख पाएगी। अब कमांडर रोजर सब सोचने के बाद भी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी को मना नहीं कर पाता और उसने इस मिशन के लिए हाँ कह दिया, जबकि उसके उलट एबिगेल तो इस मिशन को सुनकर डर ही गई, क्योंकि उसे रोजर के लिए पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा और वो तो उसे 10 साल छोटा भी हो जाएगा। वहीं ये भी हो सकता है वो कभी इस मिशन से जिंदा वापिस ही ना लौट पाए। लेकिन फिर रोजर उसे समझाता है कि यही तो उसका हमेशा से सपना था। अगर हम इंसानों को ब्रह्मांड के बारे में और जानना है तो किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। बड़ी कुर्बानी देने वाले लोग ही बड़ा इतिहास रचते हैं, जिसे अब एबिगेल को ना चाहते हुए भी रोजर की खुशी के लिए मानना ही पड़ता है और वो हमेशा सपोर्ट करने और उसका इंतजार करने का वादा करती है। जहां से रोजर अपने स्पेसशिप के साथ इस मिशन पर रवाना हो गया और अब वो प्रेजेंट में अपने स्पेसशिप में क्रायोस्लीप में जाने की तैयारी शुरू कर देता है, जहां रोजर आने वाले 18 महीनों तक सोया रहेगा। वो अब अपनी पत्नी को गुड बाय बोल बेकर को एबिगेल का ध्यान रखने को कहता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे 18 महीने गुजर गए। रोजर अपने तय प्लान के अनुसार आखिरकार स्लीप से जागता है, तभी उसे किसी सैम की आवाज से वेलकम किया गया। दरअसल सैम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है और ये एआई सैम ही रोजर के स्लीप में जाने के बाद शिप के सारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहा था। तो रोजर अब एआई से उन सब चीजों के बारे में पूछता है जो उसकी सोते वक्त शिप पर हुई थी। एआई सैम ने बताया कि अब सिर्फ 2 ही दिन में उनका शिप सैटर्न प्लेनेट की ऑर्बिट को क्रॉस कर लेगा और अभी के लिए वो नासा प्रोब से मिले डेटा को प्रोसेस कर रहा है ताकि उनकी लैंडिंग में कोई कमी न रहे। रोजर को पता चला कि उसे नासा की ओर से 200 से भी ज्यादा मैसेजेस मिले हैं, जिनके बीच रोजर को एबिगेल का भी एक वीडियो मिलता है। एबिगेल इस वीडियो में रोजर को बता रही थी कि उसके लिए ये 1.5 साल बहुत लंबे रहे हैं, तो वे अब से चेस खेलकर एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे। वो उसे अपना पहला मूव बताती है, जिस पर रोजर उसे रिप्लाई करता है और अपने बोर्ड पर पहला मूव चलता है। हालांकि तभी उसे एआई सैम ने रिवील किया कि उसका ये मैसेज पृथ्वी पर पहुंचने में 1 घंटा 14 मिनट लगेंगे और अर्थ पर तो अभी रात के 2 बज रहे हैं। सो उसका ये चेस का गेम कभी पूरा नहीं होने वाला। जिसके बाद अब रोजर अपनी मेन बेस के बाकी मैसेज चेक करने लगा। उनमें से एक मैसेज में उसे पता चला कि चाइना ने अपना लॉन्च 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन अब उनका स्पेसशिप सीधा दूसरी लोकेशन यानी कि नेपच्यून प्लेनेट पर जाएगा, जिस पर एआई सैम ने बताया कि इसके बावजूद उनके अपने प्लान्स चेंज नहीं हुए हैं और अब वे सिर्फ 10 ही मिनट में अपनी पहली लोकेशन टाइटन की ऑर्बिट में एंटर कर जाएंगे, जहां से वे एलियन सिग्नल्स आ रहे थे। यहां अब उन्हें टाइटन के चारों ओर घूमने पर इस सिग्नल की लोकेशन मिल गई और इस सिग्नल का सोर्स टाइटन पर मौजूद एक मीथेन की झील के पास है। यानी कि अब रोजर को बर्फ के पहाड़ों के बीच लैंड करना होगा और वहां से उसे झील तक पैदल जाकर उस एलियन ट्रांसमीटर को ढूंढना है। इतना ही नहीं, उसे ये पूरा मिशन सिर्फ 6 घंटों के अंदर पूरा करना है ताकि वो अपनी दूसरी लोकेशन यानी कि नेपच्यून प्लेनेट तक पहुंचने की टाइम विंडो को खो ना दे। तभी उसके पास प्रोजेक्ट हेड बेकर का वीडियो मैसेज आ गया और वो रोजर्स को उनकी पहली लोकेशन यानी कि टाइटन तक पहुंचने पर कांग्रेचुलेट करता है। यानी कि अब उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिग्नल्स भेज कौन रहा था और क्या टाइटन पर कोई एलियन लाइफ है। रोजर अब यहाँ से अपनी मेन स्पेसशिप को सैटर्न प्लेनेट की ऑर्बिट में छोड़कर खुद एक छोटे से शटल में बैठकर टाइटन पर लैंडिंग करने लगता है। वहीं चूंकि पूरे टाइटन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो थोड़ी मुश्किलों के बाद रोजर आखिरकार अपनी लोकेशन पर लैंड कर गया। इसके बाद वो टाइटन के सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए कि क्या एलियन लाइफ यहाँ बर्फ के नीचे रहती है, वो अपने शटल से एक पाइप लेक में डालता है और जब तक यहाँ से इस लेक के सैंपल्स निकलेंगे
तब तक वो खुद उस मिस्टीरियस एलियन सिग्नल की तलाश में निकल गया। हालांकि अब एआई सैम उसे बुरी खबर देता है। उसने बताया कि पूर्व की दिशा से एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान इसी ओर बढ़ रहा है और चूंकि टाइटन पर मीथेन की नदियां बहती हैं, तो उससे मीथेन गैस के ब्लास्ट होने का खतरा है। हालांकि रोजर अब तक उस एलियन सिग्नल को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच चुका था। उसने रियलाइज किया कि सिग्नल का सोर्स एक मीथेन की लेक के अंदर से आ रहा है, तो रोजर को अब ना चाहते हुए भी उस लेक के ऊपर चलकर जाना पड़ा। यानी कि अगर ये बर्फ टूट गई तो रोजर सीधा मीथेन की नदी में गिर जाएगा और वहीं मारा जाएगा। तभी अब थोड़ा आगे जाते ही उसे कांच का एक छोटा सा ऑर्ब दिखाई देता है और यही वो चीज थी जो कि पृथ्वी की ओर लगातार सिग्नल्स भेज रही थी। रोजर अब उसे देखकर हैरान ही था कि तभी उसे एआई सैम ने इन्फॉर्म किया कि उसे जल्दी से वापस लौटना होगा क्योंकि बर्फीला तूफान उनके बहुत करीब आ चुका है। रोजर अब किसी तरह से भागते हुए अपने शटल में वापस आ जाता है और एआई सैम को इंजन स्टार्ट कर शटल को टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एआई ने रिवील किया कि वे अभी ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल मीथेन गैस के इवेपोरेट होने का रेट बहुत हाई है, तो इसे उनके शटल में आग लग सकती है। इसलिए अब उन्हें तूफान रुकने तक यहाँ टाइटन पर ही इंतजार करना पड़ेगा। अब ये वेट रोजर के प्लान का हिस्सा नहीं था और कहीं उनकी अगली लोकेशन यानी कि नेपच्यून प्लेनेट तक चाइना कहीं पहले न पहुंच जाए। रोजर अब ये सोचकर परेशान हो जाता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ उसे कुछ दिन रुकना ही पड़ेगा, तो वो तब तक उस एलियन ऑर्ब को देखने लगता है जो कि उसने यहाँ से कलेक्ट किया था और वे सारे सिग्नल्स इसी से पृथ्वी पर जा रहे थे। उसे एआई ने बताया कि इस ऑर्ब में एक रेडियो सिग्नल के अलावा और कुछ नहीं है। एआई सैम उसे याद भी दिलाती है कि उनके मिशन के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से रोजर को इस ऑर्ब को नंगे हाथों से नहीं छूना है। क्या पता इसमें क्या एलियन सेल्स हों। हालांकि रोजर अब इसके बारे में जानने के लिए रूल्स तोड़ते हुए अपना ग्लोव हटा देता है और उसने उस एलियन ऑर्ब को छू ही लिया, ये जानने के लिए कि ये है क्या। अचानक वो ऑर्ब टच करने पर रिएक्ट करती है। एआई सैम ने बताया कि जब रोजर ने उस ऑर्ब को टच किया था तो एक पल के लिए रेडियो सिग्नल्स कट हो गए थे। रोजर इस अजीब रिएक्शन से हैरान रह जाता है और उम्मीद करता है कि उसका ये रूल तोड़ना जिसमें उसने इस एलियन ऑर्ब को नंगे हाथों से छू लिया ये उस पर भारी न पड़ जाए। वहीं अब पूरा एक दिन बीतने तक तूफान रुक चुका था और यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। रोजर को समय पर अपने मेन स्पेसशिप मैगलान पर वापस पहुँचना होगा ताकि उनकी नेपच्यून प्लेनेट तक जाने की विंडो मिस ना हो जाए। रोजर अब टाइटन की ऑर्बिट से बाहर निकलता है और वो स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कर नेपच्यून की ओर बढ़ गया। उसने इसके बाद तुरंत नासा बेस को कांटेक्ट कर इस एलियन ऑर्ब के बारे में सारी रिपोर्ट दी, जिसके बाद उसके पास जल्द ही बैकर का रिप्लाई आ गया। वो रोजर को इस एलियन ऑर्ब की डिस्कवरी के लिए कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि नासा बेस को इस एलियन ऑर्ब की पूरी जानकारी को इंतजार रहेगा। ये है क्या, इसे टाइटन पर किसने रखा और ये काम कैसे करता है, उन्हें सब पता करना होगा। बैकर रोजर को याद भी दिलाता है कि वो नासा के नियमों को तोड़ने की गलती ना करे और खुद की इस एलियन ऑर्ब से दूरी बनाकर रखे। हालांकि तभी रोजर ने एक मैसेज रिकॉर्ड कर कन्फेस कर लिया कि वो तो पहले ही इस एलियन ऑर्ब को अपने नंगे हाथों से टच कर चुका है और इस ऑर्ब ने उसके टच पर साउंड और लाइट के साथ रिएक्ट किया था। रोजर अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करते हुए वीडियो पर रिकॉर्ड करना चाहता है। वहीं वो साथ के साथ उस लेक से लाए हुए मीथेन लिक्विड के सैंपल्स को भी एनालाइज करने लगा। उसे इस लिक्विड में अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जिसका मतलब था कि टाइटन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो क्या फिर उन्हें ये सिग्नल्स टाइटन की ही लाइफ फॉर्म भेज रही थी? फिर उन्होंने वहाँ सिर्फ ये ऑर्ब क्यों छोड़ा, वे खुद सामने क्यों नहीं आए? रोजर ये सोच ही रहा था, तभी उसके पास एबिगेल का वीडियो मैसेज आता है और वो रोजर को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। कैसे किसी चाइनीज हैकर ने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया था और उन्होंने उसके कंप्यूटर से, चूंकि वो रोजर से बात करती है, तो उन्होंने इस पूरे मिशन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जिससे अब सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ने एबिगेल को इस मिशन से बैन करने की धमकी दी है। यानी कि अब वो सीधी रोजर से बात नहीं कर पाएगी ताकि उनके मिशन की सीक्रेसी लीक ना हो जाए और चाइना को कुछ पता न चले। इसी से एबिगेल बहुत अपसेट है क्योंकि इससे वो अपने पति से बात करने का इकलौता मौका खो सकती है और अभी तो सिर्फ 1.5 साल बीता था
लेकिन एबिगेल को अभी से ही लगने लगा कि वो अपने पति रोजर से कभी नहीं मिलने वाली, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। सो रोजर अब एबिगेल को परेशान देख अपना एक रिप्लाई मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उसे हिम्मत रखने और सब ठीक होने की उम्मीद करने को कहता है। जिसके बाद वो अपनी अगली मंजिल यानी कि नेपच्यून प्लेनेट तक जाने के लिए क्रायोस्लीप में जाने की तैयारी करने लगता है। उसे अब फिर से 2.5 साल यानी कि 32 महीनों के लिए स्लीप में जाना होगा, जब तक ये शिप नेपच्यून तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद धीरे धीरे 32 महीने और गुजर जाते हैं। एआई सैम आज फिर से रोबोट को नींद से जगाकर रिवील करता है कि उनका सफर अब पूरा होने वाला है, लेकिन वो अब तक भी इस दूसरे सिग्नल का सोर्स नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब है कि अब उन्हें खुद इस प्लेनेट पर सिग्नल का सोर्स ढूंढना पड़ेगा और इसमें टाइम लग सकता है। वहीं जब रोजर इन 32 महीनों के लिए स्लीप में था, इसी दौरान एआई सैम ने उस एलियन ऑर्ब में हलचल महसूस की थी और ठीक उसी हलचल के वक्त रोजर के ब्रेन में भी एक्टिविटी बढ़ गई थी, जो कि क्रायोस्लीप में होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। असल में उस ऑर्ब को छूने के बाद से ही रोजर के दिमाग में अजीब और ना समझ आने वाली पिक्चर्स घूम गई थी, जिनमें खाली स्पेस, एक एलियन प्लेनेट, उसे ये सब दिखाई दे रहा था। लेकिन वो है क्या, अभी उन्हें कुछ नहीं पता। तभी ऑफिसर बेकर अब कॉल कर रोजर को बताता है कि उनका नासा बेस उन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद से किसी बाइनरी कोड के जैसे हैं। वहीं इसी वीडियो कॉल से रोजर को पता चला कि जब वो स्लीप में था तब एआई सैम और उनके पूरे शिप में मेल फंक्शन होने लगे थे और ये शायद उन्हीं चाइनीज हैकर की वजह से हुए होंगे। वे शायद से उन्हें हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रोजर एक बार फिर से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है और इस बार फिर से उसने जैसे ही ऑर्ब को टच किया तो रोजर की आंखों के सामने अजीब तस्वीरें और किसी अनजान गैलेक्सी का मैप घूमने लगता है। तभी उसकी ब्रेन एक्टिविटी अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाने की वजह से रोजर की तबीयत खराब होने लगी, जबकि एआई सैम ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट की वीडियो को पृथ्वी पर मौजूद उनके नासा बेस पर भेज देता है। यहाँ अब तक उनका शिप नेपच्यून के पास से होते हुए उसके मून की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। तभी रोजर को बेकर की ओर से एक और मैसेज मिलता है कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और उनके तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो कि इस एलियन सिग्नल की तलाश में निकले थे, वे सभी मारे गए हैं। अब ये सुनकर तो रोजर डर जाता है, ये सोचकर कि कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। उसे इस एलियन लाइफ के बारे में और जानना था। वो अब नेपच्यून ग्रह के इस मून पर एलियंस के दूसरे सिग्नल्स का सोर्स ढूंढेगा और सच्चाई पता करेगा। रोजर अब फिर से अपने शटल को लेकर इस मून के सरफेस पर एलियन सिग्नल्स के पास लैंड करता है। उसने देखा कि यहाँ का सरफेस बहुत ज्यादा कठोर चट्टानों से भरा था। तभी उसने ट्रेस करने पर पता किया कि ये दूसरा ट्रांसमीटर यहाँ सरफेस से लगभग 50 मीटर की गहराई में मौजूद है। सो रोजर अब बिना किसी देरी के जल्दी से उस क्रेटर में नीचे जाने लगता है और उसके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय है। तभी अब उसे नीचे जाने पर यहाँ भी पहले जैसा एक और एलियन ऑर्ब मिल गया और ये बिल्कुल पहले वाले जैसा था जो उसे टाइटन से मिला था। सो रोजर अब जल्दी से इस दूसरे एलियन ऑर्ब और यहाँ के मून के सैंपल्स को एक छोटे से बॉक्स में स्टोर कर लेता है ताकि इन सब पर शिप में जाकर रिसर्च कर सके। अब उसके पास क्रेटर से बाहर निकलने और शटल तक पहुँचने के लिए सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, लेकिन रोजर की बुरी किस्मत, वापस ऊपर चढ़ते वक्त रोजर के हाथ से गलती से और वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है, जबकि अब उसकी टेक ऑफ में सिर्फ 4 ही मिनट बचे थे। लेकिन फिर भी रोजर सैंपल्स को लेने के लिए वापस नीचे जाता है और टेक ऑफ से बस कुछ ही सेकंड्स पहले रोजर किसी तरह अपने शटल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और वो सेफली अपने मेन स्टेशन मैगलोन पर वापस आकर अपने नासा बेस के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसने सारी रिपोर्ट दी कैसे उसे दूसरे सिग्नल वाला ट्रांसमीटर मिल गया है और ये भी पहले की तरह एक और भी है। साथ में उसने रिसर्च के लिए उस ऑर्ब के आसपास के चट्टानों के टुकड़े उठा लिए हैं। रोजर उस एलियन आइस की स्टडी कर ही रहा था कि तभी उसे एबिगेल का एक मैसेज आ गया कि अब तक 4 साल बीत चुके हैं और वो अपने पति के बिना बहुत तकलीफ में है। रोजर भी अपनी पत्नी के ऐसे मैसेज देखकर उदास हो जाता है, लेकिन अभी तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसे एआई सैम इस बर्फ के बारे में बताता है कि इसके अंदर का पानी हमारे अर्थ के पानी जैसा नहीं है, वहीं इसमें कुछ रेडियो एनोमलीज भी मौजूद हैं। एआई ने आगे बताया कि उन्होंने इस मून पर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे एक अंडरग्राउंड ओशन डिस्कवर किया है, यानी कि इस बर्फ के नीचे
पूरा पानी का समुद्र है और वहीं पर उन्हें कुछ जीव भी ट्रेस हुए हैं, जिन्हें देखकर अब रोजर गैस करता है कि शायद से ये मछलियां होंगी। लेकिन यहाँ की कंडीशंस में जीवन का पनप पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी उन्हें सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस पृथ्वी से फोन करके कहता है कि उनसे अब से सिर्फ वही बात करेगा, और एबिगेल को उन्होंने मैसेज भेजने से मना कर दिया है। मिनिस्टर ने ये भी ऑर्डर किया कि जब तक उन्हें इन एलियन ऑब्स की असलियत पता नहीं चल जाती तब तक इनसे दूरी बना कर रखी जाए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। हालांकि रोजर ना चाहते हुए भी इन दोनों मिस्टीरियस ऑब्स की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा था और वो उन्हें दोबारा टच कर लेता है। लेकिन इस बार एक साथ दोनों ऑब्स को फिर से टच करने पर उसे वही अजीब तस्वीरें और खुद की यादें दिखाई देने लगी, मानो टाइम और डिस्टेंस की सीमाएं घटती जा रही हों। वहीं अब तक वे तीसरी सिग्नल की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। रोजर इसके बाद सक्सेसफुली इस ड्वार्फ प्लेनेट एरिस पर लैंड कर जाता है और यहाँ भी उसे तीसरे सिग्नल का सोर्स एक और भी मिला। लेकिन अजीब बात कि ये वाला ऑर्ब पहले दोनों से बिल्कुल अलग था। ये पूरी तरह से एक चिपचिपे लिक्विड से कवर था, जो कि शायद से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा हो सकता है। सो रोजर अब इस ग्रह के सरफेस से वहीं एलियन ऑर्ब और बाकी सारे जरूरी सैंपल्स लेने के बाद अपने शटल में वापस आ जाता है। लेकिन अब वापस ऑर्बिट में जाकर इस शटल को शिप के साथ डॉक करते वक्त प्रॉब्लम्स आने लगी, जिससे सैम को पूरी प्रोसेस अब मैनुअली करनी होगी। वहीं रोजर को लगा कि शायद से वहीं चाइनीज हैकर्स उनके शिप के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। तो वो अब अपने एआई सैम को ऑर्डर देता है कि वो अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर दे और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करें, जिससे अब जल्द ही एआई सैम दोबारा से रीबूट होकर पूरी तरह से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। रोजर भी अब अपने मेन स्पेसशिप में आकर इस एरिस प्लेनेट से मिले सैंपल्स को एनालाइज करने लगा। उसने ध्यान दिया कि इन सैंपल्स में किसी जीव का डीएनए मौजूद है, जिसे शुरू में तो उसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब सेम यही एआई सैम ने भी कंफर्म किया कि इसमें तो सच में किसी जीव के डीएनए हैं, तो रोजर अब खुश होकर नासा बेस और एबिगेल से कांटेक्ट करता है और उन्हें अपनी इस कमाल की खोज के बारे में बताता है। हालांकि अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि पृथ्वी के बाहर भी एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। वहीं रोजर अब मिनिस्टर स्टीवार्ट को एआई सैम के साथ आई प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और उन्हें अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को चेक करने की सलाह देता है, कहीं चाइनीज हैकर उन्हें भी हैक न कर लें, और फिर तो उनका पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। वहीं जब तक ये टेस्ट चलेंगे तब तक इस पूरे शिप का कंट्रोल रोजर के हाथों में होगा, वो इसे मैन्युअली कंट्रोल करेगा। इसके बाद अब 4 घंटे गुजर गए, लेकिन रोजर अभी तक भी नासा की रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। सो वो फिर से एरिस से मिले मैटर को देखने लगा। यहाँ उसे एआई सैम ने बताया कि उनका नासा बेस अपने सिस्टम चेक करने में बिजी है, लेकिन लकीली उनका सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है और डरने की कोई बात नहीं। सो रोजर अब उसी तीसरी ऑर्ब को अपने कंटेनर से बाहर निकालकर बाकी दोनों के पास रख देता है और इसके बाद वो अपना टच एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करता है। इस बार उसने तीनों ऑर्ब्स को एक साथ छूने का फैसला किया था और जैसे ही उसने तीनों को एक साथ छुआ तो उसे फिर से वही अनजान गैलेक्सी का मैप दिखने लगता है, लेकिन इस बार उसके सारे विजन्स पहले से ज्यादा डिटेल में थे। तभी कुछ देर बाद वे विजन्स एक बहुत ही तेज कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूट जाती हैं। एआई सैम ने बताया कि ये रेडियो सिग्नल्स की बहुत बड़ी स्ट्रीम थी। अभी अभी उनके शिप के पास से कई करोड़ों मैसेजेस एक साथ पास हुए हैं, जबकि जब रोजर ने उन्हें छुआ था तब इन एलियन ऑब्स ने उनके पूरे शिप के ऑडियो चैनल्स का एक्सेस ले लिया। रोजर अब उन तीनों आर्टिफैक्ट्स को एक साथ रखता है और उसने एआई सैम से कहा कि वो उन्हें मिले सारे मैसेजेस को डिकोड करे। तभी उन्हें पता चला कि गैलेक्सी की अलग अलग जगहों से रेडियो ट्रांसमिशन की एक एंडलेस वेव आ रही है और ये सभी सिग्नल्स इन तीनों ऑब्स के जरिए उनके इस शिप तक पहुंच रहे हैं। यानी कि ये तीनों ऑब्स उन एलियंस के लिए महज एक कम्युनिकेशन का साधन है। उन एलियंस का असल घर तो यहाँ से बहुत दूर है और इन ऑब्स को उन्होंने सिर्फ पृथ्वी से संपर्क साधने के लिए इस्तेमाल किया था। अब एआई सैम इन सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, कैसे ये सिग्नल्स एक ही समय पर एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि क्या ये सब रियल टाइम में हो रहा है या फिर इन्हें पास्ट में किसी दूसरी जगह से भेजा गया था। अब रोजर इन अजीब घटनाओं को समझ नहीं पाता, लेकिन उसका मानना है कि अगर ये सिग्नल्स इंसानों जैसे ही किसी क्रीचर ने भेजे हैं तो फिर उनके पूरे यूनिवर्स के लिए एक कॉमन टाइम होगा। वो टाइम जो सांस लेने, दिल धड़कने या फिर वर्ड्स बोलने के लिए जरूरी होता है। और ये एलियंस टाइम को बिल्कुल पिन पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वे समय को इंसानों की तरह ही परसीव करते हैं।
जिसके बाद अब रोजर की आंखों के सामने फिर से विजन्स आने लगे और तभी अचानक एआई सैम को एक और सिग्नल मिलता है। इस बार इनकी लोकेशन सोलर सिस्टम के उन एरिया से बहुत आगे है जहां तक इंसान अभी पहुंच पाए हैं। एआई ने रिवील किया कि इन सिग्नल्स की ओरिजिन लोकेशन तक पहुंचने के लिए रोजर को अपनी शिप से अभी 38 साल लगेंगे, वो भी अगर उसका ये मेगलान शिप ठीक से काम करता रहा तो। हालांकि फ्यूल की उसे चिंता नहीं, क्योंकि वो इस प्लेनेट की ग्रेविटी और इसकी स्लिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर अपना सफर तय कर लेगा, जिसमें उसे फ्यूल की जरूरत नहीं। लेकिन फिर समय का क्या? अब रोजर को पता था कि अगर वो यहाँ से वापस पृथ्वी पर गया तो फिर कभी भी इस एलियन लाइफ के बारे में कुछ नहीं जान सकेगा, और अगर वो यहीं से इन एलियंस की दुनिया की ओर जाता है जिसमें उसे 38 साल लगेंगे, तो फिर वो पृथ्वी पर मौजूद अपनी पत्नी एबिगेल से कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि क्रायोस्लीप में होने से उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। लेकिन इन 38 सालों में एबिगेल पृथ्वी पर बूढ़ी होकर मर चुकी होगी। लेकिन फिर भी रोजर ने फैसला किया कि वो पीछे नहीं हटेगा और वापस नहीं जाएगा। उसे अपने मिशन को पूरा करना है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। वो पहला इंसान बनना चाहता है जिसने एलियन दुनिया को खोजा हो। सो अब वो फाइनली इस 38 साल लंबी जर्नी पर निकलने के लिए तैयार हो गया। वो जाने से पहले अपनी पत्नी एबिगेल को एक आखिरी मैसेज भेजता है। उसने वीडियो मैसेज में कहा कि उसे एबिगेल से बेहद प्यार है, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। उसने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया है, जिससे शायद वो पहला इंसान बने जिसने एलियन दुनिया देखी है। सो रोजर के अनुसार अब एबिगेल उसे भूल जाए और किसी और से शादी कर ले। अब एबिगेल आजाद है और अपनी लाइफ को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर सकती है। उसे खुद भी अपने मिशन के लिए फ्री होना होगा। उसे अपने पृथ्वी वाले बंधन से खुद को छुड़ाना होगा ताकि उसका कोई इंतजार ना करे, उसका पृथ्वी पर कोई अपना ना हो। इसके बाद रोजर अपने चेस गेम का आखिरी मूव चलता है जिससे एबिगेल की जीत हो जाएगी, और रोजर जानबूझकर गलत दांव चलकर अपनी हार मान रहा है ताकि इस गेम के खत्म होने के साथ उनका रिश्ता भी खत्म हो जाए। रोजर अब आखिर में एआई सैम को उन एलियंस की लोकेशन को शिप की डेस्टिनेशन में सेव करवा देता है, जबकि पृथ्वी पर नासा और अमेरिकन गवर्नमेंट रोजर के इस डिसीजन के खिलाफ हो गए। यहाँ बेकर डिमांड करता है कि रोजर इस मैगेलन स्पेसशिप का कंट्रोल वापस से बेस को दे दे और खुद उन एलियन ऑब्स और बाकी सैंपल्स के साथ वापस लौट आए। नासा उन पर रिसर्च करना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, लेकिन रोजर ने नासा के सारे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया और उसने इस नए मिशन पर अकेले जाने का फैसला किया, जहां से वो अगले 38 सालों के लिए क्रायोस्लीप में चला जाएगा। और फिर उस एलियन दुनिया के पास पहुंचने के बाद ही एलियन सैब उसे क्रायोस्लीप से जगाएगा। लेकिन तब तक पृथ्वी बहुत बदल चुकी होगी। वहाँ एबिगेल और उसके जानने वाला कोई नहीं बचा होगा, लेकिन रोजर फाइनली अपना सपना पूरा कर पाएगा। वो एलियंस की दुनिया को देख सकेगा। सो अब अगर आप रोजर की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने परिवार के पास वापस लौटते या फिर एक अनजान खतरों वाले सफर पर निकल जाते? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी यूनिक साई-फाई मिस्ट्री मूवीज के लिए। थैंक यू।